बजट एयरलाइंस के बारे में आप सब ने बहुत कुछ सुन रखा होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप जानना चाहते हो कि बजट एयरलाइंस कैसे फाइंड करते हैं, उसमें क्या फैसिलिटी होती है और ये इतनी चीप क्यों होती है। ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ये इतनी सस्ती होती हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बजट एयरलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी ऐसी 10 चीज़ें जो बजट एयरलाइंस के बारे में जो आप अगर जानेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी यूजफुल है। और अगर आने वाली ट्रिप आपकी बजट ट्रिप है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी टिप आपको कभी भी यूज आ सकती है। टिप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ कि बजट एयरलाइंस कहाँ से मिलती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि स्काई स्कैनर हो गया, गोइबिबो हो गया, यात्रा.com है, MMT है, इन सब पे से आपको बजट एयरलाइंस मिल जाएंगी और बहुत सस्ते प्राइस में मिलती हैं। लेकिन आप बुक करते वक्त कोइग्निटो मोड रखना कि जिससे आपको प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट ना हो। अगर एक बार आपकी सर्च हिस्ट्री में आ गया तो प्राइसेस आपके लिए फ्लक्चुएट होती रहेंगी। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप कोइग्निटो मोड में सर्च करना, जिससे प्राइसेस जो भी हैं वो स्टडी रहेंगी आपके लिए और आपको नॉर्मल वेबसाइट से थोड़ी सी चीप दिखेंगी। टिप नंबर 2 ये है कि अगर आप अपनी ट्रिप राउंड ट्रिप उसी सेम एयरलाइन के साथ बुक करते हैं तो वो लोग आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देंगे। जैसे कि अगर आप उन्हें अश्योरिटी देते हैं कि आप इन्हीं की फ्लाइट से वापस आने वाले हैं और राउंड ट्रिप आप सर्च करते हैं तो आपको प्राइस इसमें काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये आपको पता लगेगा जैसे आप सर्च करोगे। और अगर आपके प्लान्स ऐसे हैं कि जैसे कि आपको इंडिया से थाईलैंड फ्लाई करना है और थाईलैंड से ही रिटर्न आना है और आपको कहीं और नहीं जाना है तो उस केस में आप इन फ्लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एयर एशिया है और ऐसी जो भी फ्लाइट्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छी डील देते हैं। और अगर आप थाईलैंड के अंदर ही ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ अंदर थाईलैंड की भी काफ़ी सारी बजट एयरलाइंस है जो कि आपको अच्छे रेट्स में मिल जाएंगी। तो उसमें भी आप जो है अपनी राउंड ट्रिप सर्च कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप डोमेस्टिकली फ्लाई कर रहे हैं इंडिया में तो फिर आप ट्राई करें कि आप वन वे लेंगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो रिटर्न टिकट देख सकते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि जब भी आप ऐसी किसी फ्लाइट में बजट एयरलाइन में फ्लाई करेंगे तो आप उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही डिटेल में पढ़ लेना एक बारी, क्योंकि कई सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि कैरी ऑन लगेज भी अलाउ नहीं करती हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वो आपको कैरी ऑन का चार्ज करेंगे और उसमें थोड़ा सा भी इतना टाइनी वेट भी ओवर वेट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही वैसा ही होता है कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करना। कहीं आप उनके शिकंजे में आ गए तो आपसे वो हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए चार्ज करेंगे। कुछ भी अपने आप मत सोचो कि ये तो होता ही है, ये फ्लाइट्स में फ्री होता है, ये फ्लाइट्स में, ऐसा कुछ बजट एयरलाइंस के लिए नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ का चार्ज पे करना पड़ता है। अच्छे से उनकी डिटेल एक बार पढ़ लीजिए। जो कैरी ऑन लगेज है उसकी भी साइज़ मेज़र करके अपने जो कैरी ऑन लगेज है उस हिसाब से ही लेके जाना। अगर उन्होंने कैरी ऑन में सिर्फ एक बैग बोला है 7 kg का और तो आपको वो दूसरा बैग लेने से पहले भी सोचना पड़ेगा। आप हो सके तो इतना छोटा सा पाउच जिसमें आप सिर्फ मोबाइल और ये रखें, बड़े पाउचेस भी अलाउ नहीं करते हैं वो लोग, उसका भी चार्ज ले लेते हैं। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हर एक चीज़ का चार्ज होता है बजट एयरलाइंस में, तो इस बात का ध्यान रखिए। और सपोज आपकी कोई फ्लाइट कनेक्टिंग है, मतलब कहीं पे होल्ड होके फिर कनेक्टिंग है, तो वो जो चार्ज लेते हैं वो भी ऐसे लेते हैं कि हर एक फ्लाइट का अलग से लेते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप मुंबई से थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं और बीच में कहीं पे होल्ड है, फॉर एन एग्जांपल कोलकाता में, तो वो आपको जो भी चार्ज करेंगे टाइनी चीज़ों का, वो ऐसे होगा कि मुंबई से कोलकाता का चार्ज अलग है और कोलकाता से थाईलैंड का चार्ज अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के चार्ज वो लगाते हैं। तो उस चीज़ का आप ख्याल रखना, आप अच्छे से रीड करके उसमें जो हिसाब से है, जैसा है वैसा ही चीज़ लेके जाएंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस चीज़ का ख्याल रखना। 4th टिप ये है कि जब भी आप ऐसे किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बुकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में बुकिंग के वक्त वो लोग कुछ जो चीज़ें होती हैं वो अपनी ओर से वो लोग ऐड ऑन करके उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टिक होती हैं।
तो अगर आपको वो चीज नहीं चाहिए तो आपको पे करने से पहले एक बार चेक करके उस टिक को हटाना पड़ेगा। कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में जैसे ही आप बुकिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टिक होता है कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस इसके 249 रुपीज है, इसके 560 रुपीज या इसके 900 रुपीज है। जब आप उस टिक मार्क को हटाओगे तब जाके वो चार्जेस रिड्यूस होंगे, तो आपको वो ध्यान से हटाना है। और इसी तरीके से सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं, कुछ जगहों पर एड ऑन्स भी इंक्लूडेड होते हैं, आपको उन्हें टिक करके हटाना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कई में सीट सिलेक्शन अपने आप आता जाता है, जब जाके आप उसमें चूज करने जाते हैं उसके बाद वो जब आपको लास्ट पेमेंट आता है उसमें चार्जेस आते हैं कि आपको सीट सिलेक्शन के भी चार्ज लगे हैं, जो हमें ज़रूरी नहीं होते हैं, हम 48 आवर्स के पहले फ्री में कर सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान से बुकिंग के वक्त चेक करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 4th नंबर की टिप थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप बुकिंग करेंगे एक बार जरूर चेक कर लीजिए। टिप नंबर 5, यह टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम जल्दी जल्दी में कहीं की बुकिंग कर रहे होते हैं, हमें लगता है ओह ये फ्लाइट इतनी सस्ती है, इससे पहले कि ये मौका हमारे हाथ से छूट जाए हम इस फ्लाइट को बुक कर लेते हैं। हम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, तो उस जल्दी जल्दी में हम कभी क्या करते हैं कि नाम जो होता है हमारा, कभी गलती से एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है, मिस की जगह पे मिस्टर हो गया या मिसेस हो गया या कुछ भी हो गया। ऐसा कोई भी सिचुएशन में अगर आपने ये गलती बजट एयरलाइन में की है तो ये गलती आपको काफ़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि उसके चार्जेस भी काफ़ी भारी होते हैं। फनी। तो उस केस में आपको एक बार उस टिकट को बुक करने से पहले अच्छे से चेक करना है, और उसके नेम चेंज के चार्जेस भी एक बार बुकिंग से पहले आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मुझे एयर एशिया ही बार बार याद आता है, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा बजट एयरलाइन लगती है, और उसमें चार्जेस भी जो मैं आपको बता रही हूँ ना एग्जाम्पल उसी तरीके से होते हैं। इसीलिए पहले गूगल पे जाइए, सर्च करिए कि एयर एशिया या आपकी जो भी फ्लाइट है, एयर एशिया नेम चेंज चार्जेस आप देख लीजिए एक बार, और उसके बाद आप बुक कर लीजिए। वैसे तो आपको 100% ऐसा ही लगेगा कि नहीं हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। तो एक बार चेक कर लीजिए। और एक आध टिकट बुक करने में तो गलती नहीं होती है, पर लेकिन जब मल्टीपल टिकट्स बुक करते हैं तब ये गलती होने के चांसेस हैं। टिप नंबर 6 ये है कि अगर आपने अपना जो चेक इन है उसे ऑनलाइन कर रखा है तो आपको अपना जो बोर्डिंग पास है वो प्रिंट करके जाना होता है। वैसे तो आजकल डिजिटल जमाने में सब कुछ मोबाइल में चलता है, इफ़ यू हैव इन मोबाइल योर सॉफ्ट कॉपी तो उनको चलाना चाहिए, लेकिन जब इन्हें पैसे लेने होते हैं तो वो किसी तरीके से भी पैसे लेते हैं, तब आपको ये कहा जाएगा कि आप अभी की अभी प्रिंट आउट लेकर आइए। और एयरपोर्ट्स पे प्रिंट आउट्स के 100 रुपीज़ होते हैं, इंडिया में तो एटलीस्ट 100 रुपीज़ होते हैं, और हर एक कंट्री के अपने अपने अलग होते हैं। कई जगह पे इंटरनेशनली $5 $10 ऐसे चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो सर्विस आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे चाहिए, और एयरपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव, तो इन चीज़ों के भी चार्ज होता है। तो हमेशा ट्राई करिए कि अगर आपने ऑनलाइन चेक इन कर लिया है या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, टिकट्स वगैरह, सबके प्रिंट आउट्स लेकर जाइए, और एक नहीं दो लेके जाइए। कभी इनकेस कभी आगे पीछे हो गई या गिर गई, कहीं से खो गई, तो आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी हमेशा हो। तो ये थी मेरे टिप नंबर 6 आप लोगों के लिए। अभी नेक्स्ट टिप मैं आपको बताती हूँ। टिप नंबर 7 ये है कि आप ये हमेशा ध्यान रखना बजट एयरलाइंस में कि आपको हर एक चीज़ के चार्ज पे करने पड़ सकते हैं। इस वजह से आप अपनी खाली पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखिए, और उसे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उसमें पानी भर के उसे फ्लाइट में लेके जाइएगा। क्योंकि जब मैंने फ्लाई किया था सिंगापुर के लिए इंडिया से, तो मुझे पानी का भी चार्ज, मतलब पानी भी फ्री में नहीं था वहाँ पे एयर एशिया में, आपको उसका भी वो लोग चार्ज पे कर सकते हैं। उस सिचुएशन में था, अभी का मुझे नहीं पता है, ये बात है 2019 की, उसके बाद क्या चेंजेस है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें पानी के भी चार्जेस थे। तो आपको वो देख के अपने हिसाब से पानी की बोतल लेके जाना, और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप वो बोतल भर के लेके जाना। फूड के भी चार्जेस होते हैं, और उसमें फ़्लाइट्स भी बहुत ठंडी होती हैं, आपको पता ही है, तो ब्लैंकेट्स वगैरह तो मिलते नहीं हैं, उसमें ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं होते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आपको रेंट करना पड़ता है, जिनके चार्जेस होते हैं अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। तो अगर आपको चाहिए तो आपको वहाँ पे रेंट करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में आप चाहें तो अपना जैकेट ऐसा पहन के जाइए कि जिससे आपको ठंडी ना लगे, या अगर आपके पास जगह है तो आप छोटा सा ब्लैंकेट लेके जाइए
ताकि आपको ईजी रहे। और ब्लैंकेट तो हमेशा ही काम आते हैं, होटल्स में भी आप अपना ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं और अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना ब्लैंकेट भी लेके जाना है। टिप नंबर 8, जो भी बजट एयरलाइंस होती हैं उसमें एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसमें स्क्रीन ही नहीं होती है तो आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप अपने मोबाइल में ही नेटफ्लिक्स या अमेजोन या यूट्यूब है तो आप अपने ऑफलाइन वीडियोस डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो आप अपने एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी आप पे खुद पे होती है, तो आप उस हिसाब से अपनी अरेंजमेंट करके जाना। उसमें कोई एंटरटेनमेंट्स नहीं होते क्योंकि वो बजट एयरलाइंस होती हैं, वो उसका मेंटेनेंस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है या वॉट एवर रीज़न जो भी होगा, पर उसमें नहीं होता है। तो आप उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना। टिप नंबर 9, उसमें चार्जेस भी नहीं होते हैं। आई नो स्ट्रेंज है पर चार्जेस भी नहीं होते हैं। तो आप अपना पावर बैंक भी लेके जाना, अपना USB केबल, अपना पावर बैंक और जो भी आपके गैजेट्स हैं उन्हें फ्लाइट के ड्यूरेशन में आपको चार्ज रहे ऐसी फैसिलिटी करके जाना है। जिससे आपका लैपटॉप अगर आपको यूज़ करने की आदत है तो उसे फुल्ली चार्ज करके जाना, आपका मोबाइल फुल्ली चार्ज करके जाना, हो सके तो पावर बैंक ले जाना। और टिप नंबर 10 बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें ये है कि करेंसी एक्सचेंज के बारे में है। अगर बजट एयरलाइन में कुछ ऐसा होता है, फ्लाइट के अंदर आप कुछ भी खरीदते हैं और आपके पास इंडियन करेंसी है और आप अगर इंडियन करेंसी दे रहे हैं तो वो आपको सामने जो उनके पास करेंसी जहाँ से रिटर्न आ रहे होंगे वहाँ की करेंसी देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ हुआ था जब मैं मलेशिया से फ्लाई कर रही थी इंडिया के लिए, तब मैंने उन्हें इंडियन करेंसी मेरे पास थी तो मैंने उन्हें इंडियन करेंसी दी, लेकिन उन्होंने मुझे जो रिटर्न किए वो मलेशियन करेंसी थी। अब मुझे मलेशियन करेंसी की इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है और उसमें भी कन्वर्जन लगा के वो लोग वो चार्जेस लेते हैं। कन्वर्जन चार्जेस वो पर लोग ले लेते हैं और उसके बाद आपको कन्वर्ट करके रुपीस देते, मतलब पैसे जो भी हैं वो आपको देते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो आप उस केस में अगर आप जहाँ से वापस आ रहे हैं वहाँ की करेंसी आपके पास है तो आप उनको पूछ लेना कि वो कौन सी करेंसी में रिटर्न करेंगे, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो सब हमें बाद में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में आप पहले उनसे पता लगा लीजिएगा और उसके बाद उनसे कोई भी चीज़ खरीदिएगा। तो ये थी मेरी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें फॉर बजट एयरलाइन। तो बजट एयरलाइंस बुक करने से पहले हमेशा आप एक बार चेक कर लेना। और बस ये थी मेरी टिप्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं से और वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टा पे आप पूछ सकते हो, यहाँ पे इंस्टा हैंडल है मेरा। और इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो बस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।